नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज जो हम मॉडल पेपर 7 करेंगे और हिस्ट्री का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इस मॉडल पेपर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा डेप्थ में काम करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में सभी मॉडल पेपर में इतने सारे क्वेश्चन दिए होते हैं आप, और आपके एग्जाम में ओनली 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर ज़्यादा डेप्थ में जाना है जो क्वेश्चन मॉडल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम जो इस मॉडल पेपर 7 को करेंगे वो पीछे से करेंगे, इन द सेंस कि बड़े सवालों को पहले देखेंगे। ठीक है, छोटे सवाल वैसे भी हो जाते हैं आपके, मुझे यकीन है। बड़े सवालों पे ज़्यादा टाइम देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन पे तो खास तौर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो मैप आता है उसकी लोकेशंस को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, ये फ्री फोकट के 4 नंबर है, इनको ढंग से देख लेंगे आप। काशी, ठीक है, एक एक लोकेशन की क्या रटी हुई होनी चाहिए आपको। ठीक है, राज्य भी पता होनी चाहिए। काशी है आपके यूपी में, कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल है ही। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और राखीगढ़ी हरियाणा में, कहाँ पर है, राखीगढ़ी हरियाणा में। और डांडी गुजरात में है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने बनावली, ये भी हरियाणा में है। ठीक है, मुंबई ये महाराष्ट्र में है ही, आपके याद है आपको। इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली के पास वाली लोकेशन है, तो मैं इसको दिल्ली कर सकता हूँ। ठीक है, साबरमती ये गुजरात रखेंगे। क्लियर हो गया, तो इनको एक बार भर लेते हैं। हमारे सामने सबसे पहले लोकेशन थी काशी। ठीक है, तो काशी की लोकेशन मैंने भर दिया आपको। थोड़ा नोट डाउन कर ले, अच्छी तरीके से देख ले एक बार कि किस सर कहाँ भर रहे हैं। ठीक है, दूसरी है राखीगढ़ी। ठीक है, तीसरी लोकेशन है कलकत्ता। कौन सी है, कलकत्ता। और चौथी लोकेशन है डांडी। आप इन लोकेशन को अच्छे से रट ले। साथ में ही हम देख लेते हैं साबरमती भी है यहाँ पर। ठीक है, का क्या है, साबरमती। तो हमने देख लिया, साबरमती देख लिया। ठीक है, इसके बाद में हमने जो एक थी हरियाणा में बनावली, इसके पास में ही बनावली है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, बनावली है। तो जस्ट ए सेकेंड, क्या है, बनावली। ठीक है, ये भी हरियाणा में है। ये लोकेशन याद रखेंगे आप अच्छे से। ठीक है, और एक है बॉम्बे। आप बॉम्बे तो भर ही लेंगे अच्छे से, ये तो आपको याद है। ठीक है, हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है बचा। ठीक है, तो ये मैप के 4 नंबर है, इसको अच्छे से रट लो आप। ठीक है, इस अब चलो पहला सवाल देखते हैं जो निबंधात्मक है, बड़ा सवाल। अच्छे से समझो सवाल को। पहले सवाल नंबर हमारे सामने जो है वो ये है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के काल में धार्मिक विश्वासों और आचरणों में, मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों में भेद यानी कि अंतर अंतर और संघर्ष की स्थिति की विवेचना कीजिए। यानी कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक विश्वासों और आचरणों में भेद हुए या संघर्ष हुए, उनकी स्थिति का क्या करना है, वर्णन करना है। तो आपको मैं पॉइंट पॉइंट लिख देता हूँ, समझा देता हूँ चीज़ों को कैसे। ठीक है, तो 8वीं से 18वीं शताब्दी में हमने हमने देखा है कि उस समय से लेकर और 18वीं शताब्दी तक देवी की आराधना पद्धति, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देवी की आराधना पद्धति के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि इसी को तांत्रिक पद्धति के नाम से भी जाना गया है। किस पद्धति के नाम से, तांत्रिक पूजा पद्धति। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही हमने ये देखा था कि भारत के पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुई है, अर्थात तांत्रिक पूजा पद्धति पूरे उपमहाद्वीप में हुआ करती थी। ठीक है, स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों पूजा पद्धति किया करते थे, ये भी हमें अच्छे से याद है। ठीक है, और इसके विचारों ने बौद्ध और शैव धर्म को भी प्रभावित किया था। किसको, बौद्ध और शैव धर्म को भी क्या किया था, प्रभावित। क्लियर हो गया, यहाँ तक अच्छे से याद रखेंगे ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे वो है कि भक्ति परंपरा, इसी टाइम पीरियड में भक्ति परंपरा को भी बढ़ावा मिला था। भक्ति परंपरा, ठीक है, धार्मिक विश्वासों और आचरणों में कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी देखी गई थी। ठीक है, वैदिक परंपरा के अनुयायी इन सभी आचार्यों की निंदा करते थे। क्या करते थे, आचार्यों की निंदा किया करते थे। ठीक है, साथ ही जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन के अंतर्गत नहीं आते थे। इसका मतलब है कि जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन नहीं आते थे, इसके विपरीत लोग लोग थे जो तांत्रिक आराधना के उपासक थे, वे वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। जो तांत्रिक पूजा करते थे वो वैदिक सत्ता की क्या करते, उल्लंघन करते थे, उसका विरोध करते थे। इसके अलावा भक्त लोग अपने इष्ट देव के विष्णु या शिव की भी कई बार सर्वोच्च पद्धति मानते थे, उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। ठीक है, भक्ति परंपरा में हो गया।
तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे वो है वैदिक और पौराणिक पद्धति, वैदिक और पौराणिक परंपरा पद्धति। ठीक है, ये याद रखेंगे, वैदिक और पौराणिक परंपरा पद्धति। ठीक है, इसके साथ चौथा हम कर लेंगे संघर्ष की स्थिति। किसकी? संघर्ष की स्थिति। थोड़ा याद रखेंगे, क्लियर हो गया? ये पॉइंट पॉइंट याद रखो। वैसे ऐसे सवाल बनाने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन दे रखा है तो हमने पॉइंट पॉइंट तो कम से कम पॉइंट पॉइंट तो अच्छे से कर ही लेते हैं। क्या यहाँ तक हो गया? ऐसे सवाल बनाने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और वैसे सवाल आते भी नहीं है। इससे भी ईजी आएगा पेपर आपका। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, उपासना के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। इसमें सब कुछ लिखना है आपको, इसमें सब कुछ लिखना है आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस सवाल को आप 3 स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे सवालों की संभावना बहुत ज़्यादा है इस साल। ठीक है, तो इस सवाल को ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, चिश्ती सिलसिलों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, तो सूफी संतों की दरगाह पर लोगों द्वारा जियारत करना इस्लामी जगत के लिए क्या माना जाता था? ठीक है, प्रचलित था या महत्वपूर्ण माना जाता था? क्या बोल रहा हूँ? सूफी संतों की दरगाह पर लोगों द्वारा जियारत करना संपूर्ण इस्लामी जगत के लिए प्रचलित था। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं कि इस अवसर पर संतों के आध्यात्मिक आशीर्वाद, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो बरकत की कामना की जा सकती थी। ठीक है, पिछले 700 वर्षों से लगभग विभिन्न समुदाय वर्ग या अलग अलग समुदाय के लोग, ठीक है, ये अपनी अपनी आस्था प्रकट करते थे। हम साथ में आपसे एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि 5 प्रमुख सूफी संत, ये थोड़ा सा एक बार नाम याद रिकॉल कर लो। पहला याद रखना है, जो आपको याद है, शेख मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये नाम याद रखना आपको। ठीक है, पहला। दूसरा नाम रखना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्या? बख्तियार काकी, ये नाम याद रखना आपको। तीसरा याद रखना है गज ए शक्कर, याद होगा आपको। ठीक है, चौथा नाम याद रखना है आपको निजामुद्दीन औलिया। 5। ठीक है, और लास्ट वाला याद रखना है चिराग दहली, शेख शेख नसरुद्दीन चिराग दहली। ये सूफी संत अपनी अपनी आस्थाएं प्रकट किया करते थे। ये इंट्रोडक्शन के तौर पर याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो इंट्रोडक्शन के तौर पर आएगा, तो यहाँ पर 1 नंबर दे देगा वो। साथ में हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट हम बना लेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत, ये पॉइंट बना लेंगे पहला। ठीक है, बात करें तो दरगाह शेख की सदाचारिता, दरगाह दरगाह शेख की सदाचारिता, ठीक है, सदाचारिता, धर्मनिष्ठता या धर्मनिष्ठा। ठीक है, साथ ही आध्यात्मिक आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की महानता, आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की महानता, उत्तराधिकारियों की महानता। ठीक है, द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण क्या थी? लोकप्रियता थे। इनके कारण क्या थी? दरगाह क्या थी? इस कारण दरगाह क्या थी? लोकप्रिय। शेख चिश्ती की दरगाह किस कारण से लोकप्रिय थी? सदाचारिता कारण, धर्मनिष्ठता कारण, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की महानता के कारण, इन सब के कारण ये दरगाह लोकप्रिय थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जियारत का पहला सुल्तान था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इस दरगाह की जियारत करने वाला पहला मुस्लिम था, परंतु शेख की मजार का सबसे पहला इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी को गुजरात में बनवाई थी। ठीक है, मजार। ठीक है, पहले लेकिन ये याद रखेंगे आप। दूसरा याद रख देंगे हम कि दरगाह की लोकप्रियता, दरगाह की लोकप्रियता दरगाह की लोकप्रियता में हम पढ़ते हैं कि 16वीं सदी तक अजमेर की दरगाह बहुत लोकप्रिय हो गई थी। कब तक? 16वीं सदी तक
अजमेर की दरगाह बहुत लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह की ज़ियारत करने वाले तीर्थयात्रियों ने भजनों, यहाँ पर जो भजन गाए जाते थे ना, उसकी वजह से मुग़ल सम्राट अकबर को भी आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था, क्योंकि मुग़ल सम्राट जब भी यहाँ आते थे तो दान भेंट किया करते थे। क्या किया करते थे? दान भेंट किया करते थे। और इस सब के बारे में जानकारी, इन सब के बारे में जानकारी राजकीय दस्तावेजों में मिलती है, ठीक है, कि अकबर ने कितना दान भेंट किया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तीसरी बात हम लिख देंगे, यहाँ पर किया जाने वाला नृत्य और संगीत, ठीक है, इसके बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर किया जाने वाला नृत्य और संगीत, यह जियारत का ही अंग था, नृत्य और संगीत। यहाँ पर कव्वालों द्वारा, यहाँ पर कव्वालों द्वारा, ठीक है, रहस्यमयी, रहस्यवादी या रहस्यमयी, ठीक है, गुणगान किया जाता था। क्या किया जाता? गुणगान किया जाता था। ठीक है, सूफी संत जिक्र या सफ़ा आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की क्या किया करते थे? उपासना। संगीत का उपयोग किस लिए किया करते थे? उपासना के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए, एक भक्ति के रूप में काम लेते थे। क्लियर हो गया? इसको याद रखेंगे, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की वर्णन करें। ठीक है, पुरातात्विक व्यवस्था की समस्याओं की विवेचना कीजिए। इस सवाल को नहीं करना है आपको, ये करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो अर्थव्यवस्था के बारे में पॉइंट याद कर लो। अर्थव्यवस्था के बारे में याद आ रहा होगा। विशेषतः में आपको कृषि के बारे में लिखना है। ठीक है, दूसरा लिखना है आपको पशुपालन के बारे में लिखना है वहाँ के। ठीक है, तीसरा लिखना है आपके वहाँ के उद्योग धंधों के बारे में। ठीक है, और चौथा लिखना है आपको वहाँ के व्यापार के बारे में। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, और आप एक और पॉइंट बना सकते हो, वहाँ की माप तोल प्रणाली, तोल व माप किस तरीके से किया जाता था, इनका पॉइंट बना के आप लिखोगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, तोल, माप तोल। ठीक है, ये अच्छे से करेंगे आप। ठीक है, बाकी ये सवाल नहीं करना आपको। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, जो कि आप ढंग से देखेंगे। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे? विवेचना कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे? विवेचना कीजिए। ढंग से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए समझने की। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी का मानना था कि, ठीक है, गांधी का मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के मेल से बनी है। क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है, किस किस के मेल से बनी है? ठीक है, हिंदी और उर्दू। किसके मेल से? हिंदी और उर्दू। दूसरी बात, ये भाषा भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती थी। ठीक है, क्या कहते हैं, ये भाषा भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती थी। पहली बात यहाँ देखिए, अब भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती थी, तो सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान, समृद्ध रूप से साझी भाषा थी, लोगों को आसानी से समझ में आती थी। पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात ये कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि समय बीतने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के स्रोत, नए नए शब्द और हिंदुस्तानी भाषा में समाविष्ट होते गए। यानी कि समय बीतने के साथ नए नए शब्दों का हिंदुस्तानी भाषा में समावेशन, समय बीतने के साथ साथ नए नए शब्दों का हिंदुस्तानी भाषा में समावेशन, नए नए शब्दों का। क्लियर हो गया? नए नए शब्द जुड़ते गए। ठीक है, और उसे बहुत सारे क्षेत्रों में लोग समझने लग गए। ठीक है, तीसरी बात यह है हमारे सामने कि महात्मा गांधी ने महसूस किया कि बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदाय के बीच संचार के आदर्श बन सकती है। बहुसांस्कृतिक भाषा विविधिक समुदाय के बीच क्या कर सकती है? संचार का साधन बन सकती है, और वो भी आदर्श, यानी कि अच्छा साधन बन सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हिंदू और मुस्लिमों को एकजुट कर सकती है, ये बात है। इन सभी कारणों से महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। आपको ये 3 कारण लिखने हैं, 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे सवाल है हमारे सामने, संविधान में राजकोषीय संघवाद की क्या व्यवस्था की गई थी?
राजकोषीय संघवाद की क्या व्यवस्था की गई है। यानी कि आपकी दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो टैक्स से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो राजकोषीय संघवाद से बात करता हूँ पहला, ठीक है। तो कुछ करों से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, क्योंकि ऐसे सवाल आते नहीं हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा ये, क्योंकि ये पॉलिटी का सवाल है और पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, तो इसको इसलिए छोड़ दो इसको, ठीक है। ये सवाल देखो, महात्मा गांधी औपनिवेशिक राज को कैसे देखते थे, उनका नजरिया क्या था, वो क्या समझते थे, ठीक है। कोई 3 बिंदु लिखे। दूसरा सवाल था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी कीजिए। ये इन दोनों सवाल अच्छे हैं, ठीक है। इनको याद ध्यान से करते हैं एक बार, ठीक है। पहला सवाल करते हैं, महात्मा गांधी औपनिवेशिक राज को कैसे देखते थे। तो महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को दांडी में दिए गए भाषण में औपनिवेशिक राज के बारे में कुछ विचार, उस भाषण से हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी के क्या विचार है औपनिवेशिक शासन को लेकर। तो पहला विचार की बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन में वे आस्था रखते थे। ब्रिटिश शासन में वे क्या रखते थे, आस्था। ब्रिटिश शासन के प्रति वो आस्था रखते थे कि वह औपनिवेशिक राज होते हुए भी कानून की सीमा में रहने वालों को अनावश्यक रूप से हितोत्साहित नहीं करेगी। यानी कि औपनिवेशिक उसके ऊपर विश्वास करेंगे ना, तो वो लोगों को हितोत्साहित यानी कि परेशान नहीं करेगी, ना निराश नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात है, ब्रिटिश सरकार की पर्याप्त उदार मानते थे। ब्रिटिश सरकार को क्या मानते थे, पर्याप्त उदार मानते थे, सहयोगी मानते थे। जब गांधी जी नमक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ दांडी मार्च यात्रा निकाले तो उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हें दांडी तक पहुंचने दिया जाएगा। आराम से पहुंच गए थे, ठीक है। तीसरी बात है कि उनका मानना था कि औपनिवेशिक राज्य शांति और अहिंसा में विश्वास रखने वाले राष्ट्रभक्तों की सेना को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रखता है। उनके अनुसार सरकार शांति प्रिय सत्याग्रहियों को गिरफ्तार ना करके उनकी शिष्टता को परिचय दे रही है। ये 3 बातें थी उनका औपनिवेशिक राज को लेकर गांधी जी की, ठीक है। दूसरा है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी करें। तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को का, ठीक है, नेहरू की अध्यक्षता में, ये 2 याद है कि किसकी अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में, ये याद रखेंगे 1 नंबर के हिसाब से शुरू हुआ था, ठीक है। 29 दिसंबर 1929 को नेहरू की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। इसके अनुसार 26 जनवरी 1930 को देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज बनाकर 26 जनवरी 1930 को देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, ठीक है, देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, ठीक है। इस बात की पुष्टि करने के लिए 2 बातें हैं हमारे पास में। पहला है नेहरू की अध्यक्षता के रूप में चुनाव, जो कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छाप छोड़ सकता था। एक युवा पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा, युवा पीढ़ी को, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात की बात करते हो, इसमें जो था वो पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, पूर्ण रूप से भारतीयों का शासन। ये 2 बातें सामने आई थी इसमें। क्लियर हो गया क्या, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, मंजिल आबादी सिपा आबादी से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। 3 नंबर में वर्णन करना है इन दोनों का, ठीक है। तो आइन ए अकबरी किसमें, आइन ए अकबरी, अकबरी के 5वें भाग में, 5वें भाग में इस चीज़ का जिक्र दे रखा है। तो 1 नंबर, आइन अकबरी के 5 भाग हैं, 5 भाग आइन अकबरी के कहते हैं, 5 भाग हैं। इन सब में चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में लिख रखा है। तो हम बात कर लेते हैं किस किस के बारे में, मंजिल आबादी और सिपा आबादी। मंजिल आबादी किसके बारे में जिक्र करती है, मंजिल आबादी किसके बारे में जिक्र करती है, ये पहला ग्रंथ था जो घर परिवार राजस्व रख रखाव से संबंधित था। पहला क्या है, पहला ग्रंथ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, साई घर ध्यान रखेंगे, साई घर परिवार, ठीक है, और उसके रख रखाव से संबंधित चीज़ें लिख रखी थी। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम करते हैं सिपा आबादी। क्या, सिपा आबादी, ये दूसरा भाग था। पहला भाग था मंजिल आबादी, ये दूसरा
भाग था। ठीक है, इसमें सैनिक सैनिक व नागरिक प्रशासन के बारे में लिखा था। सैनिक व नागरिक प्रशासन के बारे में लिखा था। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे एक्स्ट्रा। दूसरा सवाल पूछा था, किसानों से जमींदारों के संबंधों में पारस्परिकता, पैतृत्ववाद और संरक्षण का पुट पुट था। इसको हटा दो, ये सवाल नहीं पूछता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हीनयान व महायान में मुख्य अंतर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियतवादी और भौतिकवादी के दो दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी कर लिया हमने, ये दोनों सवाल ऑलरेडी हमने कर लिया है। ठीक है, ये पूछा था हुआ हमारे, इससे पहले पूछा था ये सवाल। ठीक है, तो हीनयान और महायान इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भौतिकवादियों और नियतवादियों के दो दो सिद्धांत दीजिए, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है पीछे वाले मॉडल पेपरों में। ठीक है, तो इसको यहाँ नहीं करेंगे। आ जाओ अब, संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किए गए दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहला तो मैं ये कह देता हूँ कि अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जब भी लगाया जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को समस्त जो भी अधिकार थे वो अपने हाथों में ले लेती है, यानी कि ठीक है, राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। किससे की सिफारिश करता है? राष्ट्रपति से। और राज्यपाल की सिफारिश करने पर राष्ट्रपति राज्य के सभी अधिकारों को अपने हाथ में ले लेता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हम पढ़े तो ठीक है, संघ सूची ये पढ़ें। कौन सी? संघ सूची। बहुत अधिक विषय हैं। ठीक है, बहुत अधिक विषय हैं किसमें? संघ सूची अर्थात केंद्रीय सूची में। इन दो वजह से अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है राज्य केंद्र। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को क्यों शुरू किया? अब ये बताऊंगा कि दांडी मार्च आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर भी मैं एक बार हल्का सा शुरू कर देता हूँ कि नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि नमक हर आदमी का एक अभिन्न अंग हिस्सा बन गया था। ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग होता था, परंतु उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार नहीं था। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग होता था, परंतु उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था लोगों को, कि आप ज़बरदस्ती लोग ऊंचे दामों में नमक को खरीदो, उनके लिए बाध्य किया जाता था। दो बातें याद रखेंगे। ठीक है, साइक संधि की दो शर्तें बताइए। साइक संधि की दो शर्तें बताएं कि देसी शासक अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना को राज्य में रखते थे। देसी देसी राजा, देसी राज्य या शासक, ठीक है, अपने खर्च पर, अपने खुद के खर्च पर कौन सी सेना रखते थे? अंग्रेजी। कौन सी सेना रखते थे? अंग्रेजी सेना रखते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी राजा अन्य राज्य से संधि नहीं करता था। अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी राजा अन्य राज्य से संधि समझौता नहीं करता था। नेक्स्ट, दामिन ए कोह से आप क्या समझते हैं? क्या बोल रहा है? दामिन ए कोह से आप क्या समझते हैं? ये ऑलरेडी हमने कर लिया है कि 1832 में आसपास ब्रिटिश कंपनी ने एक बड़े भूभाग को संतालों के लिए सीमांकित कर दिया था, मतलब निर्धारित कर दिया था। 1832 में ब्रिटिश कंपनी ने, किसने? ब्रिटिश कंपनी ने एक बड़े भूभाग को, एक बड़े भूभाग को, ठीक है, संतालों को क्या कर दिया गया था? सीमांकित कर दिया था। क्या कर दिया था? सीमांकित कर दिया था। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? निर्धारित कर दिया था। ठीक है, इससे संतालों की भूमि घोषित कर दिया था और उन्हें प्रयोग हेतु इलाके के भीतर रहना पड़ता था। ठीक है, और हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। ये उनकी कंडीशन थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में तुर्की सुल्तानों के कौन से अंश देखने को मिलते हैं? विजयनगर साम्राज्य में तुर्की सुल्तानों के कौन से अंश देखने को मिलते हैं? कर लेते हैं। मुझे तो याद आ रहा है प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के क्या थे? नमूने थे। क्या थे? विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। ठीक है, जो अक्सर संरचनाओं को परिभाषित करते थे, वहाँ की डिजाइन को और वहाँ की बनावट को परिभाषित करते थे, जहाँ जाने के लिए उनका प्रयोग होता था। ठीक है, किले बंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी
गुम्बद तुर्की सुल्तानों द्वारा स्थापत्य का एक तत्व था। कौन सा? मेहराब, ठीक है। एक तो मेहराब था, ठीक है, और एक गुम्बद। गुम्बद ये दोनों तुर्की, ये दोनों क्या थे? तुर्की स्थापत्य कला के नमूने थे। ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। इससे साथ ही हम इंडो इस्लामिक भी बोलते हैं, इंडो इस्लामिक शैली भी बोल देते हैं कभी कभी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों, यानी कि इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या बोला था, ठीक है, तो बात कर लेते हैं। इब्न बतूता के अनुसार पुरुष और महिला दास बाजारों में खुलेआम बेचे जाते थे। क्या बोल रहा है कि दास में स्त्री भी हुआ करती थी, महिला भी हुआ करती थी, और पुरुष भी हुआ करते थे। इन दोनों को खुलेआम बाजारों में बेचा जाता था। यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। और नियमित रूप से राजाओं को भेंट के रूप में भी देते थे, इनको भेंट के रूप में भी देते थे, ठीक है। दासों का प्राय काम क्या था? घरेलू श्रम के लिए प्रयोग होता था। दासों का प्रयोग किसके लिए होता था? घरेलू कार्यों के लिए, घरेलू श्रम के लिए या घरेलू कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ये लोग पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने का भी काम करते थे, ठीक है। और उनको मूल्य बहुत कम दिया जाता था, प्राइस मतलब उनको परिश्रम का मूल्य बहुत कम मिलता था, काम, मेहनत का काम का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज भी कितना महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, कितना महत्वपूर्ण आपके विचार में स्पष्ट कीजिए। तो हम बात करते हैं कि आज भी जैन धर्म का शांति विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन जीने का सभी मनुष्य का समान अधिकार है। शांतिपूर्ण, क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन जीने का सभी मनुष्य का समान अधिकार है, ठीक है। और आपसी विश्वास व समानता का व्यवहार समाज में शांति और सद्भावना ला सकता है। क्या बोला है? आपसी विश्वास व समानता का व्यवहार समाज में शांति व सद्भावना ला सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैन दर्शन में पेड़ पौधों, कीट पतंगों का भी पोषण होता है, उनको भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अतः पौधों एवं जानवरों के संरक्षण और परिस्थिति के संरक्षण हेतु यह आज भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुस्मृति में उल्लेखित विवाह के 8 प्रकारों में किन्हीं 4 प्रकारों का नाम लिखिए, प्रकारों का वर्णन कीजिए। पहला प्रकार याद आ रहा हो तो गंधर्व, ठीक है, ऑलरेडी लिखवा रखा है। दूसरा प्रकार याद आ रहा हो तो असुर, ठीक है। तीसरा प्रकार याद आ रहा हो तो प्रजापत्य है, और लास्ट वाला याद आ रहा हो ब्रह्मा, ठीक है। गंधर्व क्या होता है? प्रेम विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है? प्रेम विवाह। ये क्लियर हो गया, लड़का और लड़की। तो असुर विवाह कौन सा होता है? ठीक है, वर कन्या के बंधनों से धन प्राप्त करता है। वर कन्या के बांधवों का मतलब होता है रिश्तेदारों से, बंधुओं से धन प्रदान। क्लियर हो गया? वर क्या करता है? कन्या के रिश्तेदारों को धन प्रदान करता है। क्लियर हो गया? इसमें वर दूल्हा, ठीक है। प्रजापति क्या होता है? पिता वर का सम्मान कर उन्हें कन्यादान करता है। पिता वर का क्या करता है? सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? और ब्रह्मा क्या होता है? पिता द्वारा कन्या का दान वेतज्ञ वर को। वेतज्ञ वर क्या कौन होता है? जो वेदों की शिक्षा प्राप्त कर चुका हो। वेतज्ञ वर कौन सा होता है? जो वेदों की शिक्षा प्राप्त कर चुका हो। 4 प्रकार की विवाह हमने कर लिया 8 प्रकारों में से। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, अर्थात इसकी क्या लिखनी है हमें? विशेषता बतानी है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट,
गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के बारे में आप क्या समझते हैं? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति में आप याद आ रहोगे खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू यहाँ से क्या प्राप्त होता था हमें? ठीक है, यहाँ से हमें तांबा प्राप्त होता था। ठीक है, याद आ रहा होगा हल्का हल्का, हड़प्पा सभ्यता जोड़ कर देखा गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये पूछा गया था 2024 में। ठीक है, संविधान सभा का BN राव। BN राव, पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था बेनेगल बेनेगल नरसिम्हा नरसिंह राव। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग किसने की थी? ठीक है, ये तो एक ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1856 में किया गया था। ठीक है, संताल कौन थे? संताल कौन थे? राजमहल की पहाड़ियों में बसे लोग थे। संताल कौन थे? राजमहल की पहाड़ियों में बसे हुए लोग। राजमहल की पहाड़ियों में बसे हुए लोग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जो हलों के द्वारा खेती किया करते थे। मुगल राज में किसानों के लिए जीन्स ए कामिल फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन क्यों देते थे? क्योंकि इन फसलों में राज्यों को अधिक कर मिलता था। क्योंकि इन राज्यों से राज्यों को क्या मिलता था? अधिक टैक्स मिलता था इन फसलों से। विजयनगर राज्य की 2 जल संबंधित संरचनाओं के नाम लिखो। अब 2 तो नाम याद आ रहा होगा, एक तो याद आ रहा होगा कमलपुरम। ठीक है, एक तो याद आ रहा है कमलपुरम, दूसरा नाम आ रहा होगा हीरा नहर। ठीक है, कौन सी नहर? हीरा नहर। नेक्स्ट, सरिया क्या था? ये भी आप बताना, ये इस्लामी कानून था। ठीक है, मुस्लिम कानून था। ये कौन सा कानून था? मुस्लिम कानून। ठीक है, नेक्स्ट, ओलिगार्की या समूह शासन से आप क्या समझते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन से आप क्या समझते हैं? जहाँ सत्ता पुरुषों के एक हाथ में होती है। जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, एक ग्रुप के हाथ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति के 2 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखो। अब ये तो कर सकते हैं, एक तो कबीर हो गया आपके। ठीक है, दूसरा हो गया गुरु नानक। पहला हो गया कबीर, दूसरा हो गया गुरु नानक। तीसरा, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध धर्म के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। बौद्ध धर्म की 2 विशेषता बताइए। तो पहला है कि वो मानते हैं कि विश्व अनित्यवान है। विश्व अनित्यवान है, जो निरंतर बदलता रहता है। दूसरा लिखना है समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने। समाज का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने। नेक्स्ट, ब्राह्मणों द्वारा आदर्श जीविका से संबंधित नियमों का पालन कराने के लिए अपनाई गई 2 नीतियों का बताइए। तो ब्राह्मणों द्वारा आदर्श व्यवस्था जो अपनाई गई है, जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को देवीय व्यवस्था माना है। क्या माना है? देवीय व्यवस्था। ठीक है, ये बता रखा है ऑलरेडी। दूसरा, ये शासकों द्वारा इन नियमों का क्या किया जाता था? अनुसरण। वो शासक भी इन नियमों का पालन करते थे जो ब्राह्मण बताते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्राकृत भाषा जन सम्मानने की भाषा। ठीक है, जन सम्मानने की भाषा है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, खालिस्तान ऊपर से देखते हैं। पहला, संघ से वस्तुएं बनाने के लिए नागेश्वर तथा 2 प्रमुख केंद्र थे। एक तो था नागेश्वर, दूसरा था बालाकोट। ठीक है, नेक्स्ट, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के लिए, ठीक है, कितने तरीके बताए गए हैं? 7 तरीके बताए गए। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1500 माना जाता है। कई, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रतागड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में, ठीक है, बंदोबस्त लागू की थी। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। उसे क्या नाम दिया गया? न्यायी भवन। इसे क्या नाम दिया गया? न्यायी भवन। इसको गोला कर लेंगे आप इस बार। हो गया, चलो अब अच्छा तो देख लेते हैं ऊपर से, इंपॉर्टेंट है, आप फटाफट टिक करते जाओ आंसर। ठीक है, पहला है 6ठी शताब्दी में सबसे पहले डाले हुए प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के कहलाते थे। ढाले गए और प्रयोग किए जाने वाले तांबे के और चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आहत। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? ठीक है, पाटलिपुत्र, जो कि उसकी राजधानी थी। ठीक है,
महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, वेद व्यास, ये भी याद है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का रचना काल क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी का रचना काल है 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है। बारबर की गुफाएं किस राज्य में? बिहार में। ठीक है। इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह अपरिचित थे? किससे अपरिचित थे? वो थे नारियल से। बर्ने ने अपनी प्रमुख कृति समर्पित की थी। बर्ने ने अपनी प्रमुख कृति समर्पित की थी। ठीक है, फ्रांस के लुई 14वां को, यानी कि 14 को। उलटबासी रचनाओं का संबंध किससे संबंधित है? कबीर से संबंधित है। ये तो किससे संबंधित है? कबीर से। ठीक है। निम्न में से कौन सी स्त्री अलवार संत थी? निम्न में से कौन सी स्त्री अलवार संत अंडाल थी? ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था? मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल 1815 में। ठीक है। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट, मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली भेंट पेशकश किस नाम से जानी जाती थी? पेशकश के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जमींदारों को विस्तृत व्यक्तिगत जमीन को क्या कहा जाता था? विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, यहाँ पर विस्तृत व्यक्तिगत जमीन है, ध्यान रखेंगे, उसको मिल्कियत बोला जाता था। इस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। व्यक्तिगत जमीन को क्या बोला जाता है? मिल्कियत। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था? कौन सा केंद्र था? मिर्जापुर। कौन सा था? मिर्जापुर, याद रखेंगे। दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट 1878 में। नेक्स्ट, आंदोलन के 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व, ठीक है, किसने संभाला था? अब ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ठीक है, नवंबर 1930 को। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम जल्दी करेंगे मॉडल पेपर, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं जिन क्वेश्चन को कटवा रहा हूँ आप उनको काट दो। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ मॉडल पेपर से इजी आएगा आपका मेन पेपर। मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे से रिवाइज करते रहो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।